मनवा की शुरुआत होती है एक आदमी से जो कह रहा है, क्या यही अंत है? फिर वो सबको माफ़ी मांगते हुए कहता है कि वो बहुत कमज़ोर है और असली हीरो तो क्रीस होना चाहिए था, न कि वो। तभी एक औरत उसे ऐसा कहने से मना करती है। अब हमें पता चलता है कि वो हीरो इवन है। फिर वो औरत आगे कहती है कि उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की थी, लेकिन अगर सर क्रीस, जो एक जीनियस है, थोड़ी जल्दी सोर्ड्समैनशिप सीख लेते तो वो 9 तारे से आगे जाकर 10 तारा हीरो बन सकते थे। और अगर ऐसा हुआ होता तो वो दोनों मिलकर इस विनाश को रोक सकते थे। फिर हम क्रीस को देखते हैं, जो असल में सबसे बढ़िया एक्स्ट्रा कैरेक्टर है, क्योंकि वो हर चीज़ में निपुण है। वो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स ही नहीं, बल्कि मास्टर ऑफ ऑल भी है। इस वजह से उसने अपनी उपलब्धियों से एक महान विरासत हासिल की, जिसे उसका निकनेम ग्रेट एक्स्ट्रा पड़ा। यह सब कुछ तब शुरू हुआ जब वो 20 साल का था। वो अपने क्लैन से भाग चुका था और सफलता का सपना देख रहा था। तभी उस बैक एलीज में काम करते हुए उसने किसी को इशारा करते देखा। जब उसने मुड़कर देखा तो आसमान में उड़ते हुए वाइवर्न्स थे। ये था एज ऑफ डिस्ट्रक्शन, डीमन किंग ऑफ कार्नेज द्वारा मैजिक एम्पायर पर हमला। हर कोई डर और घबराहट में था कि इससे कैसे निपटा जाए। लेकिन तभी उसे पता चला कि हीरो की पार्टी में भर्ती चल रही है, तो उसे लगा कि यह उसके लिए वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। अगर वो इसमें शामिल हो जाए तो युद्ध के बाद उसे शान और दौलत सब मिलेगा। लेकिन चीज़ें वैसी नहीं हुई जैसी उसने सोची थी, क्योंकि वे हार गए और अंततः डोमिनियन ऑफ लाइट, डीमन किंग ऑफ कार्नेज के हाथों गिर गया। अब इवन कहता है कि काश वह समय वापस ला पाता, ताकि सर क्रीस को हीरो चुना जाता। लेकिन क्रीस उसकी बातों पर अजीब रिएक्ट करता है। वो कहता है, हीरो, अगर मैं समय वापस भी ले जा सकता तो भी मैं यह सब दोबारा नहीं झेलना चाहूँगा। इस एक ही जिंदगी का दुख काफ़ी है। वो कहता है कि अब कल्पना करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यह दुनिया अब ख़त्म होने वाली है। जैसे ही सब आसमान की ओर देखते हैं, क्रिस सोचता है यही सच में अंत है। लेकिन फिर उसके मन में एक आखिरी ख्याल आता है, अगर अगला जन्म हुआ तो काश मैं किसी अमीर परिवार में जन्म लूं। और यहीं उसकी कहानी ख़त्म होती है। लेकिन फिर अचानक हम किसी और समय में चले जाते हैं, जहाँ जैसे ही वह अपने हाथों की ओर देखता है, उसे एहसास होता है कि वह वास्तव में रिग्रेस कर चुका है। अब वह मैजिक एम्पायर के एक यंग मास्टर के शरीर में जन्मा है। साथ ही यह जगह डार्क मैजिक क्लैन कहलाती है। जैसा कि नाम से पता चलता है, यह उन 12 क्लैन्स में से एक है जो मैजिक एम्पायर का समर्थन करते हैं। जितना वह समझ पाया, वह 15 साल पीछे चला गया है, यानी वह एज ऑफ डिस्ट्रक्शन शुरू होने से 5 साल पहले लौट चुका है। उसे लगा था कि वह अपनी पिछली ज़िंदगी में सब कुछ देख चुका है, लेकिन यह सब एकदम नया है। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह डीमन बीस्ट्स को किसी गार्डन की देखभाल करते हुए देखेगा। और सबसे बड़ी बात, उसे पता है कि वह किसके शरीर में है, क्रीस वॉन बारन खजार, जिसके बारे में उसे एक फॉक्स वुमन से बात करते हुए देखते हैं। वह उसे एक फींड के बारे में बता रही थी जिसका मिडिल नेम वन था। उसने यह भी समझाया कि काउंट खजार का घर बैरन काउंटी या डार्क मैजिक क्लैन की ही एक ब्रांच है। क्रीस ने पूछा कि क्या यह एक कमज़ोर ब्रांच है, लेकिन उसने जवाब दिया, नहीं, यह क्लैन की एक ब्रांच ज़रूर है, लेकिन इसका काफ़ी सम्मानजनक स्थान है। इसके अलावा वे बेहद अमीर हैं और पूरे मैजिक एम्पायर में शायद ही कोई होगा जो उनके बारे में न जानता हो। उनके 2 संभावित उत्तराधिकारी भी हैं, लेकिन सबसे बड़ा बेटा क्रीसेटेन बदमाशों में सबसे बड़ा बदमाश था। वह हमेशा मुसीबत खड़ी करता, जिस वजह से काउंट खजार ने थक हार कर उससे उम्मीद ही छोड़ दी। क्रीस को यह जानकर झटका लगा, लेकिन उसने आगे पूछा, क्या उसने खुद को सुधारा? फॉक्स वुमन ने जवाब दिया, नहीं, उसे तो उसके ही रिश्तेदारों ने मार डाला। वर्तमान में लौटते हैं तो क्रीस का पसीना छूट रहा है। वह सोचता है कि वह तो बस एक अमीर घर का बेटा बनना चाहता था, लेकिन रिग्रेस होकर वह इस आदमी के शरीर में क्यों आया, और वह भी एक ऐसे इंसान के रूप में जिसका मृत्यु निश्चित है। वह सोचने लगता है कि उसने ऐसा क्या गलत किया था कि वह यहाँ आ गया। वह अपने नए नाम पर ध्यान देता है, जो उसकी पिछली जिंदगी के नाम से काफ़ी मिलता जुलता है। उसे इस शरीर में आए हुए सिर्फ 3 दिन हुए हैं और वह सिर्फ 2 साल में मार दिया जाने वाला है। और जिस तरह से उसे काउंट खजार के घर मार दिया गया था, यह जानते हुए भी इसे उनके परिवार के सम्मान पर आंच आएगी। इसका साफ मतलब है कि वह एक घटिया इंसान रहा होगा। फिर वह सोचता है कि अगर वह चुपचाप और सीधे साधे रहकर जिए तो शायद वह अपनी मौत टाल सकता है। लेकिन फिर वह खुद को एक रियलिटी चेक देता है, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि राग्नारॉक, दुनिया का अंत, ही असली वजह थी कि डीमन किंग ऑफ कार्नेज ने युद्ध शुरू किया था। इंसानों को बलि चढ़ाने के लिए यह सब किया गया ताकि राग्नारॉक पूरा हो सके।
और जब तक लोगों को यह एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डोमिनियन ऑफ लाइट और मैजिक एम्पायर पूरी तरह ख़त्म हो चुके थे। इसलिए अब अगर उसे ज़िंदा रहना है तो उसे इस एपोक्लिप्स को रोकना होगा, जिसके लिए डीमन किंग कार्नेज को हराना ही काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि असली दिक्कत यह है कि मैजिक एम्पायर के अनगिनत फींड्स उसी के प्रति वफादार हैं। अगर उसे यह रोकना है तो उसे डीमन किंग से भी ज़्यादा ताकतवर बनना होगा। अब उसके पास बस एक ही रास्ता है, उसे खुद डीमन एम्परर बनना होगा और मैजिक एम्पायर के शिखर पर बैठना होगा, जिसमें उसके पास एज ऑफ डिस्ट्रक्शन शुरू होने से पहले के 5 साल है। अब जब उसे एक मौका मिला है तो वह इसे आजमाएगा, और अगर वह सफल हुआ तो पूरा मैजिक एम्पायर उसका होगा। क्रीस के पिता गुस्से में चिल्लाते हुए मेज पर जोर से मुक्का मारते हैं। वह कहते हैं कि उन्होंने क्रीस को अपने कमरे में रहने का आदेश दिया था, लेकिन फिर भी वह यहाँ अपना चेहरा दिखाने चला आया, खासकर तब जब उसने हाल ही में इतना बड़ा कांड कर दिया था। काउंट खजार गुस्से में कहते हैं, तुम्हें मरने की इतनी जल्दी है तो अगर तुमने फिर से कोई गलत हरकत की तो मैं खुद तुम्हारा सिर कलम कर दूंगा। क्रीस सोचता है कि काउंट खजार सच में एक खतरनाक आदमी है, लेकिन वह यहाँ माफ़ी मांगने आया है अपने सभी पिछले गुनाहों के लिए। अगर उसे अपनी योजना को आगे बढ़ाना है तो सबसे पहले उसे अपनी बदनाम छवि से छुटकारा पाना होगा। उसका पिता उससे घूर कर पूछता है कि वह क्या कहना चाहता है। तभी क्रीस घुटनों के बल बैठ जाता है और कहता है, मैंने अब तक जो भी गलतियाँ की हैं उसके लिए मैं तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। ऐसा फिर कभी नहीं होगा। उसके पिता को यकीन नहीं होता। वे कहते हैं, तुम सच में सोचते हो कि मैं तुम्हारी यह बकवास मान लूँगा? तुम्हारी पिछली हरकत के सिर्फ कुछ ही दिन हुए हैं और तुम मुझे फिर से बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो। क्रीस को खुद भी नहीं पता कि आखिर उसने किया क्या था। उसने पिछले क्रीस के बारे में इतनी सारी कहानियां सुनी हैं कि वह समझ ही नहीं पा रहा कि उनमें से कौन सी सच है। लेकिन वह मानता है कि अपने पिता का भरोसा खोना उसकी ही गलती थी। वह याद दिलाता है कि 3 दिन पहले उसने खुद कहा था कि वह अपनी कुछ यादें खो चुका है। अपनी यादों को वापस पाने के लिए उसने अपने पिछले कर्मों पर विचार किया और उसे एहसास हुआ कि उसने कितनी गलत जिंदगी जी है। इस पर उसके पिता कहते हैं कि उन्होंने ये सब बहाने पहले भी अनगिनत बार सुने हैं। क्रीस स्वीकार करता है कि हाँ, शब्दों से दी गई सफाई का कोई मतलब नहीं होता। इसलिए वह कहता है कि वह अपने काम से साबित करेगा कि वह बदल चुका है। क्रीस अपने पिता से कहता है कि वह पनिशमेंट केव में जाना चाहता है और वहां पूरा 1 महीना बिताएगा। पनिशमेंट केव एक भयानक जगह है जहां आमतौर पर हाई स्टेटस फील्ड्स को ही कैद किया जाता है। वहां न तो रोशनी होती है, न ही कोई आवाज़। साथ ही 5 इंद्रियां पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाती हैं। वहां सिर्फ कुछ ही दिन बिताना किसी की भी मानसिक स्थिति को तोड़ने के लिए काफ़ी होता है। लेकिन यह क्रीस के लिए एकदम सही मौका है, क्योंकि उसे ऐसी जगह चाहिए जहां वह कुछ समय के लिए सबकी नज़रों से दूर रह सके। उसके पिता अविश्वास से पूछते हैं, तुम सच में खुद को पूरे 1 महीने के लिए वहां बंद करोगे? तुम्हारी हालत तो ऐसी है कि तुम आधे दिन भी वहां नहीं टिक पाओगे। जिस पर क्रीस गंभीरता से जवाब देता है, मैं जानता हूं कि वह जगह कितनी कठिन है, लेकिन अगर आपको मुझ पर भरोसा करना है तो कम से कम इतना तो करना ही होगा। काउंट खजार उसकी इन बातों पर थोड़ी देर विचार करते हैं, फिर वे उसकी आंखों में देखते हुए कहते हैं कि उन्हें नहीं पता कि यह सब कितनी बार हो चुका है। हर बार क्रीस ने उन्हें सिर्फ निराश ही किया है, लेकिन फिर भी वह उसे एक आखिरी मौका देने को तैयार है। लेकिन वह चेतावनी देते हैं, अगर 1 महीने के बाद भी कुछ नहीं बदला तो मैं तुम्हें इस क्लैन से हमेशा के लिए निकाल दूंगा। क्रीस जानता है कि बाहर निकाल दिया जाना उसके लिए मौत की सज़ा होगी। क्लैन की सुरक्षा हटते ही उसके दुश्मनों की लंबी कतार उसकी जान लेने के लिए तैयार होगी, लेकिन फिर भी वह यह जोखिम उठाने को तैयार है। वह अपने पिता को देखता है और कहता है, मैं समझता हूँ, लेकिन अगर मैं साबित कर दूँ कि मैं बदल चुका हूँ तो बदले में मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। क्रीस के पिता थोड़ा चिढ़कर कहते हैं कि उसकी ऐसी बातों से लग रहा है जैसे कि उसे पूरा यकीन हो कि वह बिना किसी नुकसान के बाहर आ जाएगा। लेकिन फिर भी अगर वह साबित कर दे कि वह सच में बदल चुका है तो वह उसकी कोई भी एक इच्छा पूरी कर देंगे। हालांकि उन्हें यकीन नहीं है कि ऐसा कभी होगा। कुछ समय बाद क्रीस के कमरे में बटलर प्रवेश करता है और कहता है कि पनिशमेंट केव तैयार है। बटलर का नाम कोक्स है और वह एक हाफ वैम्पायर है। क्रीस सिर हिलाते हुए कहता है, ठीक है, चलो। जैसे ही वे बाहर निकलते हैं और गलियारे में चलते हैं, सभी नौकर, चाकर और बटलर आपस में कानाफूसी करने लगते हैं। तुमने सुना? क्रीस ने खुद पनिशमेंट केव में जाने का अनुरोध किया है।
ज़रूर कोई चाल चल रहा होगा। अरे, ये वही नहीं जिसने पॉइजन मैजिक क्लैन की युवा महिला का अपमान किया था। हाँ, काउंट खजार को खुद जाकर माफ़ी मांगनी पड़ी थी। राइवल क्लैन के सामने अपनी इज्जत बचाने के लिए यह कितना शर्मनाक था। पता नहीं ये कब सुधरेगा, लेकिन उनकी बातों के बावजूद क्रीस बस मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ता रहता है। इसी दौरान एक युवक जो शायद उसका छोटा भाई है, दरवाजे के पीछे से यह सब सुन रहा होता है। अब दृश्य बदलता है पनिशमेंट केव के बाहर। कोक्स कहता है, हम पहुंच गए। क्रीस गुफा के बाहर लगी एक मूर्ति की ओर देखता है, लेकिन उसे तुरंत एहसास होता है कि वह सिर्फ मूर्ति नहीं है, बल्कि एक डेथ नाइट है। फिर क्रीस हल्के से हंसते हुए सोचता है, मैजिक एम्पायर के लिए यह बहुत उपयुक्त है, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक यह लोगों को अंदर आने से रोकता है। तभी अचानक कोई उसे आवाज़ देता है। क्रीस पीछे मुड़ता है और एक जाना पहचाना चेहरा देखता है, उसका सगा छोटा भाई थोर्न वॉन बारोन खजार। थोर्न एक आदर्श उत्तराधिकारी माना जाता है, बुद्धिमान, अनुशासित और परिवार की सम्मान रक्षा के लिए समर्पित। बिना कुछ कहे थोर्न झट से अपनी रैपियर निकालता है और क्रीस के गले के पास तेजी से थ्रस्ट करता है, किंतु वह अंतिम क्षण में रुक जाता है, जबकि क्रीस बिना डरे थोर्न की आंखों में देखता है, लेकिन भीतर ही भीतर वह डर से कांप रहा होता है। कमबख्त, मेरी जान ही निकल गई। लेकिन बाहर से उसका चेहरा पूरी तरह शांत रहता है। वह थोर्न से पूछता है, क्या तुम मुझे विदाई देने आए हो? थोर्न गंभीरता से कहता है, तुम जानते हो कि तुम इस परिवार के लिए एक कलंक हो, लेकिन अगर तुमने फिर से परिवार की इज्जत पर दाग लगाया तो मैं खुद तुम्हें मार दूंगा, समझे? इस बात से क्रीस समझ जाता है, तो यही वह आदमी है जिसने मेरी पिछली जिंदगी में मेरी हत्या की थी। वह सोचता है कि वह थोर्न से पहले मिल चुका है। एज ऑफ डिस्ट्रक्शन के दौरान थोर्न उस समय कर्स्ड मैजिक के लिए कुख्यात था, एक दुष्ट और शक्तिशाली फींड। लेकिन अभी वह सिर्फ एक क्यूट छोटा लड़का है जो भविष्य में एक राक्षस बनने वाला है। क्रीस हल्की मुस्कान के साथ सोचता है, बचपन में तो काफ़ी प्यारा था और अभी भी मेहनती है, लेकिन मेरे सामने ये बस एक नासमझ बच्चा ही है। फिर क्रीस थोर्न की ओर देखता है और ठंडे स्वर में कहता है, अपनी तलवार हटा लो। थोर्न चौंक कर पूछता है, तुमने अब भी क्या कहा? क्रीस सीधे उसकी आंखों में देखता है और फिर कहता है, मैं समझ गया, अब तुम जा सकते हो। थोर्न फिर चेतावनी देता है, मैं सच कह रहा हूँ। लेकिन क्रीस उसे पूरी तरह नज़रअंदाज करता है और बिना कुछ कहे गुफा के अंदर प्रवेश कर जाता है। पूरा माहौल बेहद अजीब और असहज हो जाता है। थोर्न वहीं खड़ा रह जाता है, बिना यह समझे कि अभी क्या हुआ। फिर गुस्से में चिल्लाते हुए कोक्स से पूछता है कि उसका रवैया ऐसा क्यों था। दूसरी ओर क्रीस आगे बढ़ता रहता है। उसे न कुछ दिखता है और न ही कुछ सुनाई देता है, बस उंगलियों के सिरों पर हल्की सी स्पर्श की अनुभूति बची होती है। वह समझ जाता है कि यह जानबूझकर किया गया है ताकि कैदी कम से कम अपने साथ लाए गए सामान को महसूस कर सके, वरना वे भूख से मर जाएंगे। एक आम आदमी जल्द ही मानसिक रूप से टूट जाएगा, लेकिन क्रीस के लिए यह कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि उसने इससे भी बुरा सहा है जब वह एक ट्रेजर हंटर था। अपने पांचों इंद्रियों को बंद करना वही है जो वह चाहता था। उसे अपने अंदर गहराई से देखने की ज़रूरत है ताकि वह अपने शरीर को पूरी तरह से सुधार सके। यह प्रक्रिया समय और भाग्य दोनों की मांग करती है, लेकिन उसके पास डिवाइन डॉक्टर के रूप में अर्जित मेडिकल स्किल्स, साथ ही सर्कस से सीखी और मॉडिफाई की गई बोन कंप्रेशन आर्ट और विभिन्न गुणों वाले मैजिक स्टोन्स है, जिससे यह संभव हो सकता है। उसे विश्वास नहीं था कि उसे मैजिक स्टोन्स मिलेंगे, लेकिन एक एलिट क्लैन की शक्ति यही होती है कि उन्होंने उसकी मांग पूरी कर दी, भले ही वह अब तक बेकार समझा जाता रहा हो। पिछली जिंदगी में इवन और उसे इन पत्थरों को पाने के लिए खदानों में गुलामी करनी पड़ी थी। अब वह वाइट मैजिक स्टोन से शुरुआत करेगा, जो उसके शरीर में मौजूद सभी जड़ को शुद्ध करेगा। यह एक धीमी और उबाऊ प्रक्रिया है, लेकिन बेहद आवश्यक। एक छोटी सी गलती उसके पूरे शरीर में असहनीय पीड़ा भर सकती है। जैसे ही वह यह प्रक्रिया शुरू करता है, उसे झुंझुनी जैसा एहसास होता है, लेकिन वह बस मुस्कुराता है और इसे बच्चों का खेल मानता है। कुछ समय बाद कोक्स क्रीस के पिता से मिलने जाता है। काउंट खजार पूछते हैं कि क्रीस अब तक कैसा कर रहा है। कोक्स कहता है कि वह केव में चला गया है, लेकिन उसे डर है कि यह उसे इतना तोड़ देगा कि वह मदद के लिए पुकार भी नहीं पाएगा। काउंट खजार सोच में पड़ जाते हैं कि क्या उसे वहां भेजना गलती थी। बचपन में उसमें ज़बरदस्त संभावनाएं थीं, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वह इस तरह बर्बाद हो गया? क्या उसकी टैलेंट ने उसे अहंकारी बना दिया था? जो भी हो, वह उसे या तो पूरी तरह से नष्ट होते देखना चाहता है या मरते हुए।
उसके दिल में आक्रोश और दुख दोनों हैं, लेकिन वह उस पर भरोसा नहीं कर सकता क्योंकि क्रीस ने उसे बहुत बार बेवकूफ़ बनाया है। इसलिए वह कोक्स से पूछता है कि क्या उसने कुछ अजीब देखा जब क्रीस केव में गया। कोक्स हिचकिचाते हुए बताता है कि एक घटना हुई थी। युवा मास्टर अपने साथ मैजिक स्टोन्स ले गया था, जिसमें ड्रीम स्टोन भी शामिल था। यह एक ऐसा पत्थर है जो किसी को गहरी हेल्यूसिनेशन में डाल सकता है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में ज़्यादा जानकारी उनके पास भी नहीं है, तो वह उन्हें गुफा को तुरंत खोलने का आग्रह करता है। इसे सुन क्रीस के पिता गुस्से में अपनी मुट्ठी तो भींचते हैं, लेकिन वह कोक्स से कहते हैं कि वे गुफा नहीं खोल सकते। अगर क्रीस ने ऐसा किया है तो उसे वहीं मरने देना ही बेहतर होगा, क्योंकि वह सोचते हैं कि क्रीस आत्महत्या करने का इरादा रखता है। एक महीना बीत जाता है और काउंट हजार सज्जा की गुफा के सामने खड़े होते हैं। वे सोचते हैं कि क्रीस अब तक पूरी तरह बर्बाद हो चुका होगा, लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खुलता है एक चमकदार रोशनी उनकी आंखों के सामने आती है, जिसे वह पूरी तरह हैरान रह जाते हैं, क्योंकि जिसमें से क्रीस मुस्कुराते हुए कहता है कि वह उनके आने का इंतज़ार कर रहा था। फिर आगे पूछता है कि क्या वे चौंक गए हैं और याद दिलाता है कि उसने वादा किया था कि वह बदला हुआ इंसान बनकर लौटेगा। काउंट खजार की आंखों में हल्की नमी आ जाती है। वह सोचते हैं कि उन्होंने बचपन के बाद से क्रीस की आंखों में ऐसी चमक कभी नहीं देखी। फिर भी वे खुद को संभालते हुए कहते हैं कि इसका मतलब है कि क्रीस ने सच में इस सच्चा को सह लिया है। क्रीस हंसते हुए पूछता है कि क्या यह उसकी तारीफ है, लेकिन उसके पिता उसे याद दिलाते हैं कि वह ज़्यादा घमंड न करे। क्रीस के पिता को लगता है कि वह बस किसी तरह यह सज़ा झेल गया, लेकिन सच्चाई यह थी कि क्रीस को ट्रेनिंग में इतना मज़ा आ रहा था कि वह बोर भी नहीं हुआ। सबसे पहले उसने अपने शरीर को पूरी तरह नया बना लिया ताकि वह सोर्ड प्ले में महारत हासिल कर सके। फिर वाइट मैजिक स्टोन की बदौलत उसके शरीर की हर कोशिका जीवन से भर गई थी, लेकिन असली गेम चेंजर ड्रीम स्टोन था। कोक्स ने पहले भी पूछा था कि क्या वह सच में उस पत्थर को गुफा में ले जाएगा, और अब क्रीस कहता है कि उसे जिद्द करने का कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि ड्रीम स्टोन के कारण उसकी मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया तेज हो गई। इसके अलावा उसने 2 कोर बनाए, एक लाइट कोर और एक डार्कनेस कोर। वह डार्कनेस कोर की मदद से अपने लाइट कोर को छिपा सकता था, क्योंकि अगर फाइंड्स को इसके बारे में पता चल जाता तो वे इसे बड़ी समस्या बना सकते थे। लेकिन बस यही नहीं, उसने वहां एक और रहस्य महसूस किया। एक पत्थर अचानक हवा में उठने लगा और जब उसने उसे करीब से देखा तो पता चला कि ड्रीम स्टोन बस एक जाल था। कोई चाहता था कि वह इसका शिकार बने और बर्बाद हो जाए, लेकिन उसने इसे स्वीकार कर लिया और इसे अपने विकास के लिए इस्तेमाल कर लिया। अब उसने अपना वादा निभा दिया था, इसलिए वह अपने पिता से एक रिक्वेस्ट करना चाहता था। काउंट खजार उसे अनुमति देते हैं कि वह अपनी बात कहे। क्रीस कहता है कि वह ब्लैक स्वॉम्प नाइट्स के ट्रेनिंग ग्राउंड का उपयोग करना चाहता है। काउंट खजार उसे तुरंत ठुकरा देते हैं, कहते हैं कि वह वहाँ की एलीट टीम के लायक नहीं है। ब्लैक स्वॉम्प नाइट्स डार्क मैजिक क्लैन की 3 मुख्य सेनाओं में से एक थे और केवल सबसे योग्य योद्धाओं को वहां ट्रेनिंग करने की अनुमति थी। लेकिन क्रीस ये स्पष्ट करता है कि वह केवल ट्रेनिंग ग्राउंड का उपयोग करना चाहता है, वह उनकी सेना में शामिल होने का इरादा नहीं रखता। काउंट खजार इस बारे में सोचते हैं और फिर उसे अनुमति दे देते हैं, लेकिन उसे चेतावनी देते हैं कि वह वहां अपनी कोई बेइज्जती न करवाए। जवाब में क्रीस सहमति में सिर हिलाता है और कहता है कि उसके पास एक और अनुरोध है। यह सुनकर उसके पिता चौंक जाते हैं। अब कहानी ट्रेनिंग ग्राउंड पर शिफ्ट होती है, जहां सभी प्रशिक्षु क्रीस को देखकर कानाफूसी कर रहे होते हैं। वे उसकी बुराई करने से भी नहीं हिचकिचाते। क्रीस समझ जाता है कि यह मैजिक एम्पायर है, जहां ताकत का रुतबा स्टेटस से ज्यादा मायने रखता है। लेकिन उसके पास यहां आने की एक खास वजह है। पता चलता है कि उसका दूसरा अनुरोध लाइब्रेरी जाने का था, लेकिन उसके पिता ने उसे डेप्यूटी कमांडर मेलन की सिफारिशी चिट्ठी लाने की शर्त दी थी। लाइब्रेरी वह स्थान था जहां हाउस खजार के सारे डार्क मैजिक ग्रिमोल्रेस संग्रहित थे। डार्क मैजिक सीखने के लिए वहां प्रवेश की अनुमति जरूरी थी। क्रीस अपने पिता से पूछता है कि उसे यह शर्त क्यों रखनी पड़ी, जबकि वह अभी भी क्लैन का सदस्य है, जिस पर उसके पिता उसे याद दिलाते हैं कि उसने पहले भी इन एडवांस्ड ग्रिमोल्रेस को ब्लैक मार्केट में बेचने की कोशिश की थी। यह सुनकर क्रीस सोचता है कि उसने अपने पिछले जीवन में कितना घटिया इंसान बनकर जीवन जिया होगा, लेकिन अभी उसकी प्राथमिकता है डेप्यूटी कमांडर का विश्वास जीतना।
फिर वह थोर्न और उसके आसपास खड़े कई प्रशिक्षुओं को देखता है। थोर्न उससे कहता है कि यह जगह उसके जैसे आदमी के लिए नहीं है और उसे तुरंत वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन क्रीस मुस्कुराकर सोचता है कि यह उसके लिए एक सुनहरा अवसर है। थोर्न उसे आखिरी चेतावनी देता है कि अगर वह अब भी पीछे नहीं हटा तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। क्रीस थकान भरी सांस लेते हुए पूछता है कि क्या वह अपने शब्दों पर अडिग रहेगा, क्योंकि उसके पिता ने ही उसे यहाँ प्रवेश की अनुमति दी है। थोर्न यह सुनकर हैरान हो जाता है। तभी किसी और की आवाज़ आती है, जो डेप्यूटी कमांडर मेलन की थी। वह कहती है कि वह काउंट के आदेशों का सम्मान करती है, लेकिन क्रीस पर भरोसा नहीं कर सकती। मेलन एक 4 स्टार डार्क मैजिक उपयोग करता थी और ऐसा लगता है कि वह पहले से ही उसे डराने के लिए आई थी, लेकिन क्रीस को इस तरह की धमकियों की आदत थी। तो क्रीस झुककर उसका अभिवादन करता है और वह यह देखकर चौंक जाती है कि क्रीस ने उसकी डार्क एनर्जी को सहन कर लिया। जबकि क्रीस मुस्कुराकर आगे कहता है कि चूंकि डेप्यूटी कमांडर खुद इस मामले में हस्तक्षेप कर रही है तो उसे खुद को योग्य साबित करना ही होगा। जिस पर मेलन उससे पूछती है कि वह खुद को साबित करने के लिए क्या करने वाला है। क्रीस जवाब देता है कि वह यहाँ मौजूद किसी भी फील्ड से लड़ाई करेगा और जीतेगा। मेलन उसकी बात सुनकर कहती है कि यह एक मजाक है, लेकिन क्रीस पूरी गंभीरता से कहता है कि वह मजाक नहीं कर रहा। फिर वह डिप्टी कमांडर से अनुरोध करता है कि जो भी उसे पड़े वह डार्क एनर्जी का उपयोग न करे, क्योंकि उसके पिछले विलासी जीवन के कारण उसकी डार्क एनर्जी कैपेसिटी बहुत कमज़ोर हो चुकी है। इसलिए वह चाहता है कि यह एक अनआर्म्ड ड्यूअल हो। मेलन सोच में पड़ जाती है। हालांकि यह सिर्फ एक ड्यूअल है, वे किसी शाही उत्तराधिकारी को चोट नहीं पहुंचा सकते। यह स्थिति वास्तव में काफ़ी परेशान करने वाली थी। इसलिए वह क्रीस से पूछती है कि क्या उसे सच में लगता है कि वह इस द्वंद्व में टिक पाएगा। क्रीस मुस्कुराकर जवाब देता है, यही तो देखने की बात है। अब वह सोचने लगता है कि उसे अपने ओपोनेंट के रूप में किसे चुनना चाहिए। फिर क्रीस उंगलियां चटका कर कहता है कि थोर्न ही सही रहेगा। थोर्न यह सुनकर गुस्से से तिलमिला जाता है और मेलन कहती है कि उसे कोई और योग्य ओपोनेंट चुनना चाहिए, क्योंकि थोर्न अभी 2 स्टार स्तर का योद्धा है। क्रीस समझाता है कि 2 स्टार का स्तर साधारण 13 वर्षीय बच्चे के लिए असंभव है। अगर किसी में कच्ची टैलेंट नहीं है तो चाहे वह 13 साल का हो या 23, वह इस स्तर को छू भी नहीं सकता। लेकिन क्रीस खुद कोई साधारण इंसान नहीं है। वह कहता है कि अगर उसे खुद को साबित करना ही है तो उससे मजबूत ओपोनेंट से लड़ना ही सही रहेगा। फिर वह थोर्न से पूछता है कि वह क्या सोचता है और यह भी जोड़ता है कि कहीं तुम अपने ही भाई से डर तो नहीं रहे। थोर्न गुस्से से तमतमा जाता है और चुनौती स्वीकार कर लेता है, जबकि सभी प्रशिक्षु उत्साह से उन्हें घेर लेते हैं और थोर्न को उकसाने लगते हैं कि उसे क्रीस को पूरी तरह कुचल देना चाहिए। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो आज उन्हें विशेष प्रशिक्षण झेलना पड़ेगा। जबकि क्रीस मेलन से पूछता है कि विजेता का निर्धारण कैसे होगा, क्या यह तब तक चलेगा जब तक कोई हार नहीं मान लेता। मेलन कहती है कि क्रीस को अपनी जगह पता होनी चाहिए, लेकिन ठीक है, लड़ाई तब तक चलेगी जब तक एक पक्ष पूरी तरह अक्षम नहीं हो जाता। फिर वह थोर्न से कहती है कि उसके लिए अच्छा रहेगा अगर वह क्रीस की 1-2 टांगें तोड़ दे। फिर क्रीस थोर्न से पूछता है कि उसने नियम सुन लिए या नहीं और उसे चेतावनी देता है कि आज उसकी खूब पिटाई होने वाली है। थोर्न गुस्से से कहता है कि वह क्रीस को ऐसा सबक सिखाएगा कि वह फिर कभी बोल ना सके। लेकिन जैसे ही वह कुछ सोच ही रहा होता है कि क्रीस अचानक उसके सामने आकर इतनी जोर से उसे मारता है कि वह हक्का बक्का रह जाता है। थोर्न भौंचक्का रह जाता है और क्रीस मुस्कुराकर कहता है, क्या हुआ? लड़ाई तो शुरू हो चुकी है। थोर्न क्रोधित होकर पलटकर हमला करता है और चिल्लाता है, चुप रहो। क्रीस सोचता है कि यह लड़ाई लगभग धोखा देने जैसी है, क्योंकि एक ऐसा योद्धा जो अभी 1 स्टार भी नहीं पहुंचा है, वह डार्क एनर्जी वाले किसी भी योद्धा के सामने टिक ही नहीं सकता। लेकिन नंगे हाथों की लड़ाई में क्रीस ने अपने पिछले जीवन में अनगिनत युद्ध लड़े थे, इसलिए यह उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। फिर वह थोर्न के पेट में घुटना मारता है, जिससे थोर्न दर्द से झुक जाता है। फिर क्रीस ताना मारते हुए कहता है, क्यों? क्या रो रहे हो? क्या मैं तुम्हारी चोट पर फूंक मारूं? थोर्न गुस्से में चीखता है, तुमने ये चालबाजी कैसे की? लेकिन क्रीस संतुष्टि से मुस्कुराता है और कहता है, ये कोई चाल नहीं, बस तुम थोड़े कमज़ोर हो। इसे थोर्न गुस्से से भड़क उठता है, लेकिन क्रीस उसे और उकसाते हुए कहता है, इतना चुप क्यों हो? सुनाई नहीं दे रहा?
तभी थोर्न का हाथ काले ऊर्जा से घिर जाता है और वह गुस्से में चिल्लाते हुए क्रीस पर हमला करने के लिए झपटता है। क्रीस उसकी तेजी को नोटिस करता है लेकिन आसानी से बच निकलता है। थोर्न लगातार मुक्के बरसाने की कोशिश करता है लेकिन क्रीस हर बार से बचता रहता है। फिर वह अचानक एक हाथ उठाता है और थोर्न की डार्क एनर्जी को काट देता है, जिससे थोर्न खुद भी चौंक जाता है। फिर क्रीस मुस्कुराते हुए एक शक्तिशाली अपर कट लगाता है और कहता है, लड़ाई का असली खौल इंस्टिंक्ट पर टिका होता है। थोर्न की आंखें सफ़ेद हो जाती हैं और वह ज़मीन पर गिर जाता है। आसपास खड़े सभी लोग हैरान रह जाते हैं। बाकी प्रशिक्षु सोचते हैं कि क्या थोर्न ने खुद ही अपने गार्ड को नीचे कर दिया, लेकिन मेलन समझ चुकी थी कि असल में क्या हुआ था, जिसे वह आश्चर्य से भर जाती है। जबकि क्रीस मुस्कुराते हुए कहता है, अब तो साबित हो गया कि मैं योग्य हूँ, है ना? मेलन सिर हिलाते हुए कहती है, हाँ। क्रीस उसे धन्यवाद देता है और बाहर से शांत दिखने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर ही अंदर वह राहत महसूस कर रहा होता है। चलो, ये काम कर गया, अब वह सोचता है। अब मैं सब कुछ निगल जाऊंगा, सोर्ड्समैनशिप और मैजिक दोनों। अब कहानी काउंट खजार के घर में लौटती है, जहाँ क्रीस बताता है कि उसने डार्क मैजिक में 1 स्टार हासिल कर लिया है। हालांकि वह अभी पूरी तरह से डार्क एनर्जी को नियंत्रित नहीं कर पाया है और क्रीस द्वारा छोड़े गए एनर्जी रेसिड्यू के कारण इसमें अधिक समय लग गया। जहाँ तक लाइट मैजिक की बात है, उसे दोनों शक्तियों को एक साथ इस्तेमाल करने के लिए और अधिक लेवल अप करना होगा। फिर वह छोटी घंटी बजाता है, जिससे एक औरत धीरे धीरे कमरे में प्रवेश करती है और पूछती है, क्या आपने मुझे बुलाया? यह है म्यारी, उसकी नियुक्त मेड। क्रीस उसे देखता है और सोचता है, यकीन नहीं हो रहा कि ये लोग एक हाईली इविल स्पिरिट, एक बंशी को मेड के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर वह खुद से बुदबुदाता है, ये शायद क्रीसेटिन की लगातार मुसीबतें खड़ी करने की वजह से हुआ होगा। हालांकि वह मन में ठान लेता है कि जल्द ही इसे बदलना होगा। फिलहाल वह उसे बस जूस लाने के लिए कहता है, तो म्यारी पूछती है, क्या आपको इसमें इंसानी खून मिलाकर चाहिए? क्रीस तुरंत जवाब देता है, सिर्फ स्ट्रॉबेरी से बनाओ। म्यारी छिड़कर कहती है, लेकिन खून वाला जूस बहुत स्वादिष्ट होता है। क्रीस गहरी सांस लेते हुए दोहराता है, सिर्फ स्ट्रॉबेरी। म्यारी थोड़ी और बहस करने लगती है, लेकिन क्रीस उसे अनदेखा कर देता है। कुछ समय बाद क्रीस ट्रेनिंग के लिए बाहर निकल रहा होता है। तभी कोक्स जोर से चिल्लाते हुए पूछता है, इतनी सुबह ट्रेनिंग करने जा रहे हो? वह चिंता व्यक्त करता है कि क्रीस कहीं खुद को ज़रूरत से ज़्यादा न झोंक दे, लेकिन साथ ही कोक्स मन ही मन गर्व भी महसूस करता है, क्योंकि उसने हमेशा क्रीस पर विश्वास किया था जब बाकी सभी उसे बेकार मान चुके थे। क्रीस गहरी नज़र डालते हुए कोक्स से कहता है, इसे देखो, यह आदमी मुझे समझने का नाटक कर रहा है। फिर वह एक भारी किलिंग इंटेंट छोड़ता है और ठंडे स्वर में कहता है, मैंने तुमसे कभी नहीं कहा कि मुझ पर विश्वास करो। तुम होते कौन हो यह तय करने वाले कि मुझ पर विश्वास किया जाए या नहीं। कोक्स एक पल के लिए घबरा जाता है और तुरंत माफ़ी मांगता है, मुझे माफ़ करें, मैंने अपनी हदें पार कर दी। फिर वह जल्दी से कहता है, अच्छी ट्रेनिंग करें, और पीछे हट जाता है। जैसे ही कोक्स वहां से जाता है, क्रीस खुद से बड़बड़ाता है, इस बंदे में कुछ तो गड़बड़ है। अब ट्रेनिंग ग्राउंड में क्रीस देखता है कि इस बार सभी प्रशिक्षुओं की आंखों में पहले से कहीं ज्यादा संदेह दिख रहा है, लेकिन अब जबकि उनकी सावधानी कम हो चुकी है, क्रीस का इरादा उन्हें धीरे धीरे अपनी ओर खींचने का है। इसी दौरान एक पक्षी जैसे दिखने वाला प्रशिक्षु क्रीस को तलवार चलाते हुए देखता है और फिर तेजी से एक तंबू की ओर जाता है। वह डेप्यूटी कमांडर मेलन को बताता है कि क्रीस फिर से ट्रेनिंग ग्राउंड पर आया है। मेलन को समझ नहीं आता कि क्रीस का असली मकसद क्या है। वह अभी भी सोच रही होती है कि पिछली बार लड़ाई के दौरान क्या हुआ था। थोर्न की मूवमेंट्स काफ़ी प्रभावशाली थीं, लेकिन क्रीस ने उसकी डार्क एनर्जी को ठीक उसी पल काट दिया था। मेलन मन ही मन सोचती है, क्या उसने सच में लड़ाई की गति को भांप लिया था? अगर ऐसा है तो उसमें लॉर्ड एशिड द बैरन को भी सरपास करने की काबिलियत हो सकती है, जो कि मुख्य परिवार के डायरेक्ट एयर है। लेकिन अगले ही पल वह इस सोच को झटक देती है, नहीं, वो तो बस एक हरामी संतान है। इसके अलावा उसने अपने खराब जीवन शैली के चलते अपनी डार्क एनर्जी लगभग पूरी तरह बर्बाद कर ली थी। अब वो उस खोए हुए अंतर को भर ही नहीं सकता। तभी अचानक बाहर से शोरगुल सुनाई देता है, जिसे मेलन बाहर निकलती है और पूछती है, क्या हो रहा है? एक सिपाही जवाब देता है, क्रीस की किसी स्क्वायर से मामूली झड़प हो गई है। दूसरे प्रशिक्षु सोच में पड़ जाते हैं, कैनन तो एक 1 स्टार फील्ड है, तो क्या इसका मतलब यह है कि क्रीस भी 1 स्टार तक पहुंच चुका है? मेलन चौंक जाती है। क्रीस मुस्कुराकर कहता है,
मैं तो बस ब्लैक स्वॉम्प नाइट्स की महान ताकत देखने आया था, लेकिन ऐसा लगता है कि वे अपनी प्रसिद्धि के काबिल नहीं हैं। फिर वह चारों तरफ देखता है और चिढ़ाने वाले लहजे में कहता है, क्या यहाँ कोई और खड़ा होगा, या फिर तुम लोग वाकई कायरों की टुकड़ी हो? ये सुनकर सैनिक चिढ़ जाते हैं और एक आदमी आगे बढ़ता है। वह अपना परिचय देता है, मेरा नाम टोरिन है। क्रीस मन ही मन सोचता है, बस ये तो मेरी चाल में फंसी गए। फिर वह इशारा करता है कि टोरिन हमला कर सकता है। टोरिन तलवार लेकर हवा में उछलता है और पूरी ताकत से हमला करने की कोशिश करता है। क्रीस देखता है कि यह उनके गुप्त तलवारबाजी कौशल का हिस्सा है। मैं जानता था कि वे इतनी आसानी से अपनी तकनीकें सिखाने नहीं वाले, तो इसका बस एक ही तरीका बचता है, मैं इसे चुरा कर सीख लूं। क्रीस लड़ाई के दौरान टोरिन के ब्लेड को रोकते हुए ध्यान से देखता है कि वे तलवार कैसे पकड़ते हैं और उनके पैर किस तरह चलते हैं। वह मन ही मन बोलता है, तो यह मर्ड सोर्ड्समैनशिप है जिसके बारे में मैंने अफवाहें सुनी थी। फिर वह उसकी तकनीक की नकल करने की कोशिश करता है और एक झन्नाटेदार हमले से टोरिन को सीधा चेहरे पर मारता है, जिसे टोरिन का हथियार जमीन पर गिर जाता है और वह खुद भी औंधे मुंह गिर जाता है। मेलन ये सब देखकर पूरी तरह चौंक जाती है, जबकि क्रीस दिल ही दिल में खुश हो जाता है कि वह यह तकनीक सही से कर पाया। वह अब टोरिन की पीठ पर बैठ जाता है और बाकी सैनिक आपस में फुसफुसाने लगते हैं। यह यकीन नहीं होता कि वह सच में इतना मजबूत है, लेकिन उसका डार्कनेस कोर तो पहले ही बर्बाद हो चुका था। फिर वह एक स्टार कैसे बन गया? जबकि मेलन अब समझ जाती है कि पहले जो उसने सोचा था वह गलत नहीं था। क्रीस निराशा जाहिर करते हुए कहता है, ये तो बहुत ही निराशाजनक है। मैंने ब्लैक स्वॉम्प नाइट्स पर ज़्यादा भरोसा कर लिया था। अगर उनके कौशल इतने घटिया हैं तो इसकी पूरी जिम्मेदारी डेप्यूटी कमांडर की है। इसे सुनते ही बाकी सैनिक दंग रह जाते हैं। वे आपस में फुसफुसाने लगते हैं। क्या इसे अपनी मौत का डर नहीं है? वह सीधे मेलन को ताने मार रहा है। मेलन, जो अब तक शांत थी, बोलती है, समझ में आता है कि तुम अपनी जीत से खुश हो, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा मत उड़ो। क्रीस मुस्कुराते हुए कहता है, अगर ऐसा है तो क्यों ना तुम खुद मुझे ब्लैक स्वॉम्प नाइट्स की असली ताकत दिखाओ। मेलन जवाब में बिना कुछ कहे पास खड़े एक प्रशिक्षु की तलवार खींच लेती है और ज़मीन के पास इतनी जोर से झटके से मारती है कि धूल का गुब्बार उठ जाता है और ज़मीन पूरी तरह से फट जाती है। उसकी आंखों में गहरी बैंगनी ऊर्जा चमक उठती है और वह ठंडे स्वर में कहती है, तुम जैसे कमीने को हराने के लिए मुझे सिर्फ 1 सेकंड चाहिए। क्रीस मुस्कुराते हुए कहता है, क्या तुम सच में मुझ जैसे बंदे पर अपनी पूरी ताकत झोंकने वाली हो? फिर वह एक शर्त रखता है, चलो हम सिर्फ 1 स्टार लेवल तक डार्क एनर्जी का उपयोग करेंगे। साथ ही डार्क मैजिक पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा और हम सिर्फ वुडन वेपन्स का ही इस्तेमाल करेंगे। फिर मेलन अपनी तलवार को बदलते हुए कहती है, 1 स्टार लेवल से ज़्यादा की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं आधी ताकत से भी तुम्हारी दोनों टांगें तोड़ सकती हूँ। क्रीस मुस्कुरा कर जवाब देता है, अगर ऐसा है तो मैं अपनी दोनों टांगें दांव पर लगाता हूँ, लेकिन तुम क्या दांव पर लगाओगी? मेलन बिना रुके बोलती है, कुछ भी, क्योंकि आज तुम यहाँ से जिंदा नहीं निकलोगे। फिर वह जबरदस्त गति से आगे बढ़ती है और क्रीस अपने तलवार से उसके वार को रोक लेता है, लेकिन झटका बहुत भारी होता है। मेलन लगातार हमला कर रही थी, लेकिन क्रीस हर वार को टक्कर रहा था, ब्लॉक कर रहा था और पार्री कर रहा था, जिसे देख बाकी प्रशिक्षु अब हैरान होने लगे। ये तो काफ़ी देर से टिका हुआ है, वो भी डेप्यूटी कमांडर मेलन के खिलाफ। हो सकता है कि उसकी असली ताकत ग्रेट स्वॉर्ड में हो और वुडन स्वॉर्ड से वो ठीक से वॉर नहीं कर पा रही हो। लेकिन मेलन खुद ही अंदर से झुंझला रही थी, ये कैसे हो सकता है? ये कमज़ोर सा बंदा मेरे वार क्यों नहीं खा रहा? फिर उसे एहसास होता है, जब इसने थोर्न से मुकाबला किया था और फिर टोरिन से, तब भी यही हुआ था। अचानक क्रीस मुस्कुराकर कहता है, लगता है चीज़ें तुम्हारी सोच के मुताबिक नहीं चल रही। मेलन अब गुस्से में थी। वह अपनी तलवार में औरा भरने लगती है और एक बहुत ही भारी हमला करने की तैयारी करती है। क्रीस देखता है कि वह नियमों को तोड़ने जा रही है। जैसे ही वह अपनी तलवार क्रीस के ऊपर जोर से झोंकती है, क्रीस जल्दी से एक तरफ झुक जाता है और सोचता है, यही सही मौका है। वह तेजी से आगे बढ़ता है और एक जबरदस्त हेडबट सीधे मेलन के चेहरे पर मारता है, जिससे मेलन एकदम हैरान होकर पीछे हट जाती है। जैसे ही वह लड़खड़ाती है, वह अपने हाथ में खून देखकर चौंक जाती है, जबकि क्रीस सोचता है, शुक्र है मेरा दांव सही पड़ा।
मेलन एक स्पेल सोर्ड है, इसलिए अगर उसकी डार्क मैजिक को रोका जाए तो उसकी रक्षा सिर्फ शारीरिक ताकत से नहीं हो सकती। इसलिए अगर वह पूरी तरह तलवार पर निर्भर होती तो शायद यह चाल न चलती। मेलन अपने खून को देखती है, फिर अचानक जोर से हंसने लगती है। हेडबट, सच में? वह हंसते हुए कहती है। मैंने तुम्हें बहुत हल्के में ले लिया था, लेकिन अब नहीं। मेलन अब पूरी गंभीरता से लड़ने के मूड में आ चुकी थी, लेकिन क्रीस मेलन की गर्दन की ओर इशारा करता है और कहता है, लड़ाई पहले ही खत्म हो चुकी है। मेलन हैरानी से देखती है। क्रीस मुस्कुरा कर कहता है, हेडबट के दौरान मैंने अपनी नाखून से तुम्हारी गर्दन खरोंच दी थी। अगर उसमें जर लगा होता तो तुम जानती ही कि तुम्हारा क्या हश्र होता। मेलन खामोश रहती है, फिर सिर झुकाकर स्वीकार करती है, ठीक है, मैं हार मानती हूँ। बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा है? फिर वह मुस्कुरा कर जोड़ती है, पर बदले में मैं एक और लड़ाई का मौका चाहती हूँ। क्रीस जवाब देता है, अगर तुम दोबारा लड़ाई चाहती हो तो तुम्हें मेरी एक और शर्त माननी होगी। मेलन बिना सोचे कहती है, जो भी हो मैं मान जाऊंगी। क्रीस उसके करीब जाता है, उसके चेहरे के करीब आकर धीरे से कहता है, अगर ऐसा है तो क्या तुम मेरे सामने घुटनों के बल झुकोगी? मेलन एकदम सख्त पड़ जाती है। तुम जानते हो कि यह असंभव है। मेरी वफादारी हाउस बैरन के प्रति है। क्रीस मुस्कुराता है, बिल्कुल, मुझे पता है कि तुम मुख्य परिवार की ओर से आई हो, लेकिन ये सब अपने आप हल हो जाएगा अगर मैं डार्क मैजिक क्लैन का यंग लॉर्ड बन जाऊं। इसे सुन मेलन आश्चर्य से देखती है। ये तो बकवास है, क्योंकि यंग लॉर्ड बनने का अधिकार सिर्फ 5 युवा लॉर्ड्स को मिले हैं और वे सभी मुख्य परिवार से हैं। जिस पर क्रीस कहता है, ऐसा कोई नियम नहीं है जो कहता हो कि एक ब्रांच परिवार का सदस्य यंग लॉर्ड नहीं बन सकता। मेलन गहरी सोच में पड़ जाती है, जबकि क्रीस आगे कहता है, खैर, तुम्हारी दूसरी लड़ाई की इच्छा के बारे में क्यों ना इसे 1 महीने बाद किया जाए। मेलन आंखें संकरी कर लेती है, इस बार कोई सीमा नहीं होगी। क्रीस मुस्कुराता है, बिल्कुल। मेलन आत्मविश्वास से कहती है, तुम्हारे पास अब मुझे हराने का कोई मौका नहीं होगा। क्रीस जवाब देता है, कौन जाने, इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। फिर मेलन अपने खून से सने हाथों को देखती रहती है। उसकी आंखों में कुछ नया सम्मान झलकता है। फिर क्रीस झुककर कहता है, 1 महीने बाद मिलते हैं और उस दिन मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम्हारी असली निष्ठा किसके प्रति होनी चाहिए।